मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी में एक चैप्टर बुद्धि, इंटेलिजेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंटेलिजेंस जो है, ये जो बुद्धि है, वो डायरेक्ट आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न यूपी टीईटी में भी पूछे जाते हैं और सुपर टीईटी में भी पूछे जाते हैं। पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि जब मानसिक विकास हम पढ़ते हैं तो मानसिक विकास में ही बुद्धि से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं और इसी नाते इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि बुद्धि होता क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती हैं, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वो कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन से सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं बुद्धि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुद्धि के अर्थ के बारे में। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक ही परिस्थिति में, एक ही कंडीशन में, एक ही परिवेश में, एक ही वातावरण में सीखते हुए दो बालक और उन दोनों बालकों में जो सीखने की क्षमता होती है या सीखने का जो स्तर होता है वो दोनों भिन्न भिन्न होती हैं। सीखने का जो स्तर होता है वो दोनों भिन्न भिन्न होता है। एक ही क्लास में बैठा करके अगर टीचर कई विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो उसमें स्थितियां कई प्रकार की बनती हैं। एक ऐसी स्थिति कि वह टीचर जितना पढ़ाता है उतना ही एक बच्चा समझता है, तो इसका मतलब एक कंडीशन ये हो गया कि जितना टीचर पढ़ाया उतना बच्चा समझ गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो टीचर पढ़ाता है उतना भी बच्चा नहीं समझ पाता है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन, जितना टीचर पढ़ाता है वह बच्चा उससे ज़्यादा समझता है, ये तीसरा कंडीशन हो गया। यानी तीन कंडीशन हमको वहाँ नजर आए। एक ही क्लासरूम में एक ही अध्यापक के द्वारा किया गया शिक्षण कार्य, लेकिन बच्चे जो हैं उनमें कई कैटेगरी बन गई। कई कैटेगरी का मतलब कि कुछ बच्चों ने जितना पढ़ाया गया सब कुछ सीख लिया, कुछ बच्चों ने जितना पढ़ाया गया उतना भी नहीं सीखा, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जितना पढ़ाया गया उससे कहीं ज़्यादा सीख लिए। तो ये भिन्नता जो आई वो क्यों आई? प्रश्न उठता है कि एक ही टीचर के द्वारा एक ही परिवेश में एक ही परिस्थिति में किया गया शिक्षण कार्य अगर है तो सीखने वालों में ऐसी भिन्नता क्यों आई? तो उत्तर आएगा कि ऐसी भिन्नता जो आई वह केवल और केवल बुद्धि के कारण आई। ऐसी भिन्नता जो आई वह केवल बुद्धि के कारण आई। तो हम कह सकते हैं कि एक ही परिस्थिति में सीखते हुए बालकों में जो सीखने के स्तर में भिन्नता पाई जाती है उसका जो कारण होता है वह बुद्धि होता है। तो बुद्धि एक कारण के रूप में, बुद्धि को परिभाषित करने में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो परिभाषाएं आई, जो बुद्धि के अर्थ आए, उसमें तमाम टाइप की जो भिन्नताएं पाई गईं। किसी ने बुद्धि को किसी रूप में कहा, किसी ने बुद्धि को किसी रूप में कहा, किसी ने बुद्धि को किसी रूप में कहा। और ये भिन्नताएं, जैसे हमने आपको बताया कि क्लास में टीचर को पढ़ाने के बाद जो ये स्तर में भिन्नता दिखाई देती है उन बच्चों के सीखने में, वह केवल किसके कारण आती है? तो वह केवल बुद्धि के कारण आती है। और बुद्धि के कारण होती है, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि बुद्धि होता क्या है। बुद्धि के कारण उनके सीखने की जो क्षमता है उसमें अंतर पाया जाता है, यह बताया गया कि बुद्धि एक कारण है, लेकिन बुद्धि क्या है इसको नहीं बताया गया। तो बुद्धि जो कारण बना उनके विभिन्न स्तरों में, सीखने के स्तरों में, इसके परिभाषा को अगर हम ध्यान देंगे तो परिभाषा जानने से पहले सबसे पहले हम वर्गीकरण की बात करेंगे कि बुद्धि को कई लोगों ने इसका वर्गीकरण किया कि केवल हम बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में नहीं ले सकते हैं, बुद्धि और कुछ होता है। तो बुद्धि और क्या होता है? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रीमैन के वर्गीकरण का। फ्रीमैन ने एक वर्गीकरण किया और उसको कई भागों में बुद्धि को बांटा। तो उसमें जो फ्रीमैन का वर्गीकरण है उसमें हम चर्चा करेंगे कि फ्रीमैन का जो वर्गीकरण है वो क्या क्या है। फ्रीमैन का वर्गीकरण, फ्रीमैन का वर्गीकरण
फ्रीमैन का वर्गीकरण। फ्रीमैन के वर्गीकरण में अगर हम देखेंगे तो कई बातें हमको नजर आएंगी। सबसे पहले हम कहेंगे कि सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। दूसरा इन्होंने कहा कि समायोजन की क्षमता के रूप में बुद्धि। फिर उन्होंने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि। और अगला बात करें तो समस्या समाधान की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता के रूप में बुद्धि। अब यहां से हम देखेंगे कि फ्रीमैन का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में इन्होंने मुख्यतः 4 बातें की। इन्होंने कहा, ये वर्गीकरण इन्होंने कब किया? ये वर्गीकरण इन्होंने इसलिए किया क्योंकि बुद्धि के जो अर्थ हैं, उस अर्थ को बताने में जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक थे, उसमें इन्होंने देखा कि भिन्नता पाई गई। तो इन्होंने परिभाषाओं का संकलन किया और उन परिभाषाओं का संकलन करने के बाद इन्होंने उसी को वर्गीकृत कर दिया। उसी को वर्गीकृत करने के कारण ये फ्रीमैन का वर्गीकरण कहलाता है। फ्रीमैन के वर्गीकरण में 4 बातें मुख्यतः हैं। सबसे पहले कहा कि बुद्धि होता क्या है, तो पहले पार्ट में इन्होंने रखा कि जो सीखने की योग्यता होती है वही बुद्धि होती है। जिसमें जितने ज़्यादा सीखने की योग्यता होती है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि समायोजन की क्षमता के रूप में बुद्धि। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में पड़ता है या उसके सामने कोई समस्या आती है, तब वह अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान खोजता है और उसमें समायोजन करने का प्रयास करता है। उस परिस्थिति में अनुकूलन करने का प्रयास करता है, समायोजन करने का प्रयास करता है। और व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान होता है, उतना ही जल्दी वह उस समस्या से छुटकारा पाता है, यानी विभिन्न समस्या की जो परिस्थितियां होती हैं, उस समस्या में अनुकूलन वह कर पाता है। और तीसरे में कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। जो तीसरा पार्ट है, इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जितना ज़्यादा अमूर्त चिंतन कर सकता है, वह उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि वस्तु को बिना देखे ही, यानी वस्तु सामने ना हो और उसके बारे में हम चिंतन करें, उसको सोच करके, उस पर विचार करके, उसको हम उस पर चिंतन करते हैं, उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। यानी वस्तु सामने नहीं है और उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, तो उसी को अमूर्त चिंतन। तो कहा गया कि जितना ज़्यादा अमूर्त चिंतन जिस व्यक्ति में होगा, जितने ज़्यादा अमूर्त चिंतन की क्षमता जिस व्यक्ति में होगी, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। और लास्ट में कहा गया कि किसी व्यक्ति में समस्या समाधान की जितनी क्षमता होती है, उस क्षमता के रूप में बुद्धि को देखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जितना जल्दी किसी समस्या का समाधान करता है, वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले बकिंघम ने कहा, बकिंघम, अगर यहां देखें कि सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, तो यहां बकिंघम ने कहा, बुद्धि की परिभाषा दी कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तो बकिंघम ने परिभाषा दिया
कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता कि एक व्यक्ति जितना जल्दी सीख सकता है, जितना ज़्यादा सीख सकता है, वह उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। और ये कहा है किसने? बकिंघम ने। क्रूज ने कहा है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि, क्रूज ने क्या कहा? क्रूज ने कहा कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। समायोजन की योग्यता है। तो इस वर्ग से परिभाषा आया क्रूज का कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, जब कोई नई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम उसमें किस प्रकार से समायोजन करते हैं और कितना जल्दी हम समायोजन करते हैं, यह बताता है कि हम कितना बुद्धिमान हैं या व्यक्ति या बालक कितना बुद्धिमान है। वह ये बताता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है जब हम जिस प्रकार की परिस्थितियों में, जो नई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो उन नई परिस्थितियों में हम जितना जल्दी समायोजन कर लेते हैं उतना ही बुद्धिमान माने जाते हैं। तो एक बालक बुद्धिमान तब माना जाएगा जब उसके सामने नई परिस्थितियां आती हैं और उस नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तो इसका मतलब व्यक्ति, वह बालक, वह बुद्धिमान है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया कि समायोजन की क्षमता में क्रूज ने कहा कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। जो व्यक्ति जितना जल्दी समायोजन करेगा वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। उसके बाद टर्मैन ने कहा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। टर्मैन ने कहा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में जो परिभाषा दिया गया वो टर्मैन के द्वारा दिया गया। एक व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा जितना ज़्यादा वह अमूर्त चिंतन कर सकता है। और लास्ट की जो वर्गीकरण लास्ट का है समस्या समाधान की क्षमता के रूप में, तो उसमें बर्ट ने कहा है कि बुद्धि भली भांति निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। बर्ट ने कहा कि बुद्धि भली भांति समझने, तर्क करने, बुद्धि भली भांति समझने, तर्क करने और निर्णय करने, तर्क करने और निर्णय करने की योग्यता है। ये हो गया। तो बुद्धि भली भांति समझने, तर्क करने और निर्णय करने की योग्यता है। तो एक एक परिभाषा यहाँ चारों जो इसके वर्गीकरण थे उससे दे दिया गया। तो ये हो गई बुद्धि की परिभाषा। सीधा मतलब ये होगा कि जब एक व्यक्ति के रूप में सीखने की योग्यता होगी तो नई बात ही वह सीखेगा, और जब वह नई बात सीखेगा तो नई परिस्थिति में उसको समायोजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वह नई बात सीखने की योग्यता उसके अंदर है
तो इसका मतलब कि समायोजन की क्षमता उसके अंदर है, यानी नई नई बात को सीखने की योग्यता उसके अंदर है, तो नई नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता भी उसके अंदर होगी, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। और जब उसके अंदर नई नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता होगी, तो जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हर समस्या का समाधान हम करके नहीं देखते हैं, हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, चिंतन करते हैं और उसका सलूशन हम निकालते हैं सोच करके, चिंतन करके। और चिंतन करके जब हम सलूशन हमको पता चल जाता है कि हाँ इसका समाधान ऐसे होगा, तब हम उसको अप्लाई करते हैं जा करके। इसका मतलब पहले हमने क्या किया, किसी भी समस्या के समाधान को करने के लिए, यानी कि किसी भी समायोजन की क्षमता करने के लिए हमने क्या किया, नई परिस्थितियों को में हमने आत्मचिंतन किया। तो जब हमारे अंदर चिंतन करने की योग्यता होगी, उसका मतलब ये होता है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता हमारे अंदर है, तभी हम नई परिस्थितियों में समायोजन कर पाएंगे। और जब हमारे अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी तो हमारे अंदर समस्या समाधान की योग्यता होगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जितने भी विभाजन हैं वो किसी एक ही बात की ओर संकेत करते हैं। इसका मतलब कि अगर ये योग्यता उसके अंदर है तो ये सारी योग्यता उसके अंदर पाई जाएगी, क्योंकि जब हम सीखने की योग्यता होगी तो नहीं कहीं भी हम समायोजन कर सकते हैं, और जब कहीं भी समायोजन कर सकते हैं तो इसका मतलब बिना अमूर्त चिंतन की योग्यता के हम समायोजन नहीं कर सकते। और अगर अमूर्त चिंतन की योग्यता हमारे अंदर है तो किसी भी समस्या का समाधान हम चिंतन की करके हम ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब कि चारों में एक बात कॉमन आ रही है कि वह एक ही योग्यता है, वह एक ही क्षमता है जिसके द्वारा हम ये सारी चीजें कर सकते हैं जो यहाँ विभाजन के रूप में फ्रीमैन ने दिखाया है, जो विभाजन के रूप में फ्रीमैन ने दिखाया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो बुद्धि की विशेषताओं की अगर बात करें, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं, तो बुद्धि की विशेषताओं की अगर बात हम करें तो सबसे पहले बुद्धि जो होता है एक जन्मजात शक्ति है। पहला नंबर हम कह सकते हैं बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। जन्मजात शक्ति का मतलब जब हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांतों को तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले विनय के बारे में। विनय ने कहा है कि बुद्धि में केवल एक तत्व पाया जाता है, और जब हम जाएंगे उसके आगे तो द्वितत्व सिद्धांत जब पढ़ेंगे स्पीयरमैन का, तो वहाँ हमको पता चलेगा कि बुद्धि में दो तत्व पाए जाते हैं, और दोनों तत्वों में एक जी कारक और एक यश कारक, यानी एक सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट कारक होता है। जो सामान्य कारक होता है वह जन्मजात पाया जाता है, यानी बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, स्पीयरमैन का कहना है, जिसमें एक सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट कारक होता है। लेकिन जो बच्चे के अंदर, बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो जी कारक, सामान्य कारक जो पाया जाता है वह जन्मजात होता है, और जिसके अंदर जितना ज़्यादा जी कारक पाया जाएगा उतना ज़्यादा वह यश कारक अर्जित करता है। इसका मतलब कि जी जन्मजात होता है और यश जो होता है वो अर्जित किया जाता है, लेकिन जब जी कारक उसके अंदर पाया जाएगा तभी वह यश को अर्जित कर पाएगा, और अन्यथा अर्जित उस मात्रा में अर्जित नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी रहना बहुत जरूरी है। सामान्य कारक, बुद्धि का जो पहला तत्व है सामान्य कारक, वह जन्मजात होता है। जिस मात्रा में, जिस अनुपात में, जिस बालक में पाया जाएगा वह उसमें उतनी ही ज़्यादा सीखने की योग्यता, अर्जित करने की योग्यता उसमें पाई जाएगी। तो यहाँ हुआ क्या, डिपेंड किस पे किया, डिपेंड किया जी कारक पे, और जी कारक जो होता है वह जन्मजात होता है। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, इसको हम कह सकते हैं। दूसरा, बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। दूसरा कहा गया कि ये बुद्धि जो होती है वंशानुक्रम से प्राप्त होती है।
बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। तो बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है का मतलब, अगर जन्मजात है तो इसका मतलब वहाँ सब कुछ, जन्मजात का मतलब है कि हमको जो कुछ भी अपने पैतृकों से मिला, जो कुछ हमको अगली पीढ़ी से प्राप्त हुआ, वही हमारे पास जन्म के समय मौजूद है। और जब जन्मजात गुण ये होगा तो निश्चित रूप से वह हमको वंशानुक्रम के द्वारा ही मिला होगा। जो भी हम वातावरण में अर्जित करते हैं वह जी कारक पर निर्भर करता है। जब तक हमारे अंदर जी कारक अधिक मात्रा में नहीं होगा, तब तक हम विभिन्न क्षेत्रों की बातों को उतने ही मात्रा में हम अर्जित नहीं कर सकते। तो जी कारक यहाँ एक महत्वपूर्ण क्षमता है, योग्यता है, तत्व है। तीसरा कहते हैं कि समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। चौथा कह सकते हैं कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। ये सब विशेषताएं हैं। सीखने की योग्यता बुद्धि है। पांचवा कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। और फिर कह सकते हैं कि समस्या समाधान की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता बुद्धि है। समस्या समाधान की क्षमता बुद्धि है। तो ये जो वर्गीकरण में बताया गया, ये सब उसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, बुद्धि, तर्क चिंतन, बुद्धि, तर्क चिंतन और निर्णय करने, निर्णय करने की योग्यता है। जिसमें जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उसमें चिंतन, तर्क और निर्णय करने की क्षमता उतना ज़्यादा उसके अंदर होगी, तभी वह बुद्धिमान माना जाएगा और तभी वह बुद्धि उसमें पाई जाएगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। आठवां कह सकते हैं कि बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी जो बच्चे का समाज होता है, जो बच्चे का पर्यावरण होता है, वातावरण जो होता है, उस वातावरण का प्रभाव उस बच्चे के बुद्धि के ऊपर पड़ता है। अगर बच्चे का जो वातावरण है वो अच्छा है, समृद्धशाली है, उसको छूट मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, कुछ कहने की, कुछ सीखने की, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की, तो वहाँ पे बच्चा ज़्यादा कुछ सीखता है। और जहाँ पे दबाव वाली स्थिति रहती है, वहाँ बच्चा उस स्थिति में नहीं सीख पाता है। फिर कह सकते हैं कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। विभिन्न योग्यताओं का समूह, योग्यताओं का समूह, विभिन्न योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। यानी बुद्धि में किसी एक योग्यता को, एक क्षमता को हम शामिल नहीं करते हैं। बुद्धि में हम बहुत सारी जो योग्यताएं होती हैं उसको मिला करके बुद्धि बनता है। अगला अगर हम बात करें तो कह सकते हैं बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान का मतलब होता है, एक ज्ञानी व्यक्ति जो होगा उसको ये किताब पूरा याद होगा, वह रट के भी ज्ञानी बन सकता है।
लेकिन रटने की जो योग्यता होती है वह बाद में विभिन्न परिस्थितियों में उसको समायोजन करने के लिए वह उसका सहयोग नहीं करेंगी, क्योंकि वह रटा हुआ है। उसके तर्क निर्णय करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि नहीं हुआ है, वह केवल रट के ज्ञानी बना है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वह क्या करेगा, वह समायोजन, उस समस्या का समाधान करने की योग्यता उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि उसने चीज़ों को रटा नहीं है, उसने चीज़ों को समझा है और समझने के कारण वह विभिन्न परिस्थितियों को समझता है, और जब विभिन्न परिस्थितियों को वह समझेगा तो उसमें समायोजन की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। इसके आगे हम कह सकते हैं बुद्धि जो होती है लिंग भेद के कारण, लिंग भेद के कारण, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता, बुद्धि में अंतर नहीं पाया जाता। लिंग भेद के कारण, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं पाया जाता। बालक और बालिकाओं में वो रुचि होता है, जो बालकों की रुचि होती है वह साइंस और गणित की तरफ होती है, जो बालिकाओं की रुचि होती है वो साहित्यिक विषयों की तरफ होती है। वो रुचि की बात है कि वो गणित पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, और लड़कियां साहित्यिक विषय को पढ़ना चाहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि के कारण ऐसा होता है, वह एक रुचि होता है, और रुचि के अनुसार उनको जो शिक्षा प्राप्त करनी होती है या सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं, सामाजिक परिवेश जो होते हैं, उसका भी असर उनके समाज पे, उनके परिवार पे, उन बच्चों पे पड़ता है, जिसके कारण उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो बालकों की जो है वो गणित और विज्ञान की तरफ जाती हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वो साहित्यिक विषयों की तरफ जाती हैं। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है, बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है, बुद्धि में आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है, बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो अगर व्यक्ति बुद्धिमान है, जो कार्य कर रहा है अगर वह बुद्धिमान है, तो वह अपने सोचता है, उस पर चिंतन करता है, उस पर मनन करता है कि जो हमने कार्य किया वह सही है या गलत है, यानी आत्मनिरीक्षण, उसने आत्मनिरीक्षण किया। और जब व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है तो उसके अंदर इतनी क्षमताएं नहीं होती हैं कि वह यह पता कर सके कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और करना ना करना यह हमारे समाज में नैतिकता की श्रेणी में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, ये नैतिकता है, और क्या नहीं करना चाहिए यही अनैतिकता है। इसका मतलब समाज ने जो स्वीकार किया, समाज जो स्वीकार करेगा, हमको क्या करना चाहिए, जो समाज चाहता है, जैसी समाज की रीति रिवाज परंपराएं मान्यताएं हैं, अगर वैसा ही हमने किया तो वह नैतिक है, अगर वैसा हमने नहीं किया तो वह अनैतिक है। तो एक बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वह अपने समाज में रह करके समाज के रीति रिवाज, नियम कानून, परंपराएं सबको वह सीखता है, और सीखते 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 जाता है और उसका सामाजिकरण हो जाता है। तो आज हमने चर्चा किया कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि के वर्गीकरण के बारे में, जो फ्रीमैन ने वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण के बारे में, और इसके बाद हमने चर्चा किया चारों वर्गीकरण में एक एक परिभाषा की, और उसके बाद हमने बुद्धि की विशेषताओं को देखा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बुद्धि के प्रकार की चर्चा करेंगे, और बुद्धि के प्रकार के बाद बुद्धि का जो सिद्धांत है, जो जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आप यूपी टीईटी का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न आपको मिलेगा कि बुद्धि से संबंधित, तो ऐसा नहीं है, बुद्धि चैप्टर आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन मानसिक विकास दिया हुआ है, मानसिक विकास से ही संबंधित बुद्धि है, इसीलिए यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह चैप्टर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप इसको निश्चित रूप से देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसमें शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप
कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, जिससे इस तरीके का वीडियो आप आगे भी प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।